नमस्कार, मैं पुनः डॉक्टर सरोज व्यास आपके सामने इस सत्र में यथार्थवाद पर हम चर्चा कर रहे थे इससे पूर्व के सत्र में। और यथार्थवाद क्या है, यथार्थवाद की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका आदर्शवाद के और उसमें क्या अंतर है, शिक्षा को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और शिक्षा के उद्देश्य क्या है, इस पर हम विचार विमर्श कर रहे थे। और इस सत्र में हम यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, जैसा कि आदर्शवाद में भी कहा गया है। आप जो जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं और मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, उनको मैं एक सुझाव और देना चाहूंगी कि आप लोग जो भी ये सत्र और व्याख्यान सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उन्हें एक चीज और साथ में करनी चाहिए कि साथ साथ जितने भी वाद हैं, हम 5 वादों की बात करेंगे: आदर्शवाद, यथार्थवाद, वास्तविकतावाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। जितने भी वाद हम पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और साथ साथ हम इनमें क्या अंतर है और क्या समानता है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आदर्शवाद में हमने चर्चा में कहा था कि आदर्शवाद में भी शिक्षा के उद्देश्यों में एक उद्देश्य शारीरिक विकास करना है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ अपने व्याख्यान में, और पुनः इस बात को दोहराती हूँ कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शारीरिक विकास, एजुकेशन, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का शारीरिक विकास हो सके। दूसरी जब उद्देश्य की बात आएगी, यथार्थवाद के अनुसार जो अगले उद्देश्य की बात करेंगे वो होता है इंद्रियों का प्रशिक्षण, इंद्रियों का ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस, यानी जितने भी हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को प्रशिक्षित करना। यहाँ केवल हम बुद्धि का विकास नहीं कर रहे हैं, जबकि आदर्शवाद में सबसे ज्यादा फोकस बुद्धि पर दिया गया है, सबसे ज्यादा ध्यान बुद्धि पर केंद्रित किया गया है, यानी बुद्धि का विकास करना, स्वयं को पहचानना। लेकिन यथार्थवाद में इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। अब इंद्रियों के प्रशिक्षण की बात करेंगे तो हमें यहाँ थोड़ा सा ये जान लेना भी आवश्यक है कि इंद्रियां कौन कौन सी। देखिए, जब हम इंद्रियों की बात करते हैं तो हमारी कुछ इंद्रियां हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हमारी कर्णेंद्रियां, यानी कान, जिसके माध्यम से हम सुन पाते हैं, ये हमारी एक इंद्रिय हो गई, हमारी एक कर्णेंद्रिय हो गई। फिर हमारे नेत्र, जिनसे हम देखते हैं। फिर हम जो बोलते हैं, उससे बाद में हमारा जो और इंद्रियों की जब हम बात करेंगे तो इस प्रकार से हमारी क्रेनेंद्रियां है, घ्राणेंद्रियां है, उसके बाद में हमारा देखना है, हमें कोई टच करता है तो स्पर्श है, उस स्पर्श का पता चलता है। ये सारी जो हमारी चीजें हैं, इनका प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि इनका प्रशिक्षण होने से आप हर चीज को पूरी तरह से उसको आत्मसात कर पाएंगे। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है और वो पढ़ने में केवल वो इंद्रियों में भी वो आंखों पे ज्यादा बल दे रहा है, यानी वो किसी चीज को देख रहा है, लेकिन देखने के साथ साथ जब वो उस चीज को देख रहा है, यदि वो उसको सुन भी ले, उसे महसूस भी कर ले और उसे ग्रहण भी कर ले, तो वो ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाएगा। तो जो यथार्थवादियों के रियलिज्म के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं, उनमें इंद्रियों के प्रशिक्षण की बात करी गई है। उसके बाद में बात करी गई है मानसिक योग्यताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज। कुछ मनुष्य के अंदर जन्मजात प्रवृत्तियां होती है, जन्मजात शक्तियां होती है। जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के अनुसार ही उसे उसके माता पिता के जो जीन मिलते हैं, जो उनसे उसकी उत्पत्ति होती है, वो उसकी हेरिडिटी के अनुसार उसको कुछ जो है वो योग्यताएं प्राप्त होती है। जन्मजात प्रवृत्तियां जिन्हें हम कहते हैं, वो उनका डेवलपमेंट किया जाए। ऐसा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक की मानसिक योग्यताओं को, मेंटल डेवलपमेंट भी उनका होना चाहिए। उसके बाद में है प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण की समस्या। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम बचपन से सुनते पढ़ते आए हैं। तो जो सामाजिक जो प्राणी है, उसको
एजुकेशन ऑफ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, यानी शिक्षा जो है वो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण की शिक्षा होनी चाहिए। प्राकृतिक यानी पहले भी हमने देखी यथार्थवाद की, जब हम यथार्थवाद और शिक्षा की बात कर रहे थे तो हम बार बार में ये कह रहे थे कि जो हमारा सामाजिक जो हमारी संरचना है और हमारी प्रकृति है, दोनों का जो मेल है, उन दोनों के मेल से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिए, शिक्षा केवल प्रयोगात्मक नहीं होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो हमें जो संसाधन है, जो नियम है प्रकृति के, उनको भी लेकर के चलना है, और समाज की जो संरचना है या सामाजिक जो पर्यावरण हमारा है उसको भी साथ लेके चलना है। तो इस प्रकार से जो यथार्थवाद रियलिज्म के अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनमें शारीरिक विकास करना, फिजिकल डेवलपमेंट, इंद्रियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, मानसिक योग्यताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज एंड प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, उसके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। फिर यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों में जब हम आगे देखते हैं तो यथार्थवादियों ने कहा है कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए कि किसी भी, न्यूटन का देखिए सिद्धांत याद करिए कि किसी भी यदि हम वस्तु को ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे ही आएगी, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो उसे अपनी तरफ खींच रही है। तो यदि चुंबक किसी चीज के प्रति आकर्षित होती है या बाकी सारी चीजें होती है तो हर किसी क्रिया के साथ जो प्रतिक्रिया होती है उस प्रतिक्रिया में साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक अभिवृत्ति जुड़ी हुई है। तो इसके भी ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य है। व्यावसायिक क्षमताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल कैपेबिलिटीज, वोकेशनल कैपेबिलिटीज। देखिए जब व्यावसायिक कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी आती है, मैनेजमेंट आता है, उसके बाद में एडजस्टमेंट आता है, फिर आपके बाद में आपके कुछ एक्सेलेंट प्लान होते हैं, फिर आपकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो व्यावसायिक क्षमताओं का विकास भी, और क्राइसिस मैनेजमेंट इसमें बहुत बड़ी बात है कि व्यावसायिक क्षमताओं का विकास किया जा सके। ऐसी हमारी यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिस शिक्षा के आधार पर ये सारी चीजें बालक को समझ में आए, वो आत्मसात कर दे। बाद में हम आते हैं ज्ञान की उपादेयता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ यूटिलिटी ऑफ नॉलेज। ज्ञान की उपादेयता, जो हमने अपने अनुभव से, जो हमने अपने अध्ययन से, जो हमने विचार विमर्श से, चर्चा से, स्वाध्याय से या जीवन के अनुभव से जो हमने सीखा, वो उस सीखे हुए की यूटिलिटी ऑफ नॉलेज, यानी उस सीखे हुए की उपादेयता, उपयोगिता समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, गली मोहल्ले के लिए होनी चाहिए। यानी ज्ञान ऐसा जिसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। तो ये हमने यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की बात करी। अब शिक्षा के जो उद्देश्य हमने शिक्षा के उद्देश्यों पे चर्चा कर ली, और शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखना होगा कि यथार्थवाद में शिक्षा की प्रक्रिया क्या है। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, उसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है, इस पे हमने चर्चा, ये जो हमारी क्रमबद्धता है, यानी शिक्षा की जो प्रक्रिया की क्रमबद्धता है, वो चाहे हम आदर्शवाद की चर्चा करेंगे, चाहे हम यथार्थवाद की चर्चा करेंगे, चाहे हम वास्तविकतावाद की चर्चा करेंगे, चाहे हम प्रकृतिवाद की चर्चा करेंगे, जिस भी वाद की चर्चा करेंगे उसमें हमारी शिक्षा का प्रोसेस है वो उसी प्रकार से चलेगा। तो अब इसमें प्रोसेस की जब हमने बात करी तो सबसे पहले आता है कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन। देखिए शिक्षा में 3 चीजें होती हैं, एक होता है शिक्षक, और दूसरा 3 पिलर या 3 स्तंभ जिसे मैं कहूं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। यानी शिक्षक सिखाने वाला, शिक्षार्थी सीखने वाला,
और पाठ्यक्रम यानी वो विषय वस्तु, वो सामग्री जो अध्यापक के द्वारा छात्र को दी जा रही है, जो शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को दी जा रही है, जो टीचर के द्वारा लर्नर को दी जा रही है। तो सबसे पहले जब प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रक्रिया की चर्चा करते हैं तो उसमें आता है शिक्षा का पाठ्यक्रम, कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन। अब ये कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन हम किसके अनुसार देख रहे हैं? हम कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन देख रहे हैं रियलिज्म के अनुसार, यथार्थवादियों के अनुसार। आदर्शवाद की भांति ही यथार्थवादियों ने कहा है कि भाषा होनी चाहिए, भाषा पढ़नी और पढ़ाई जानी चाहिए विद्यालयों में। भाषा के बाद में उन्होंने बात करी है साहित्य की, यानी साहित्य भी आवश्यक है, क्योंकि जो आदर्शवादी या यथार्थवादी है उनकी शिक्षा को आत्मसात करने के लिए, उसको समझने के लिए पूरी तरह से साहित्य का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। साहित्य के बाद में आता है म्यूजिक, संगीत, यानी संगीत जो है वो मन की शांति देता है और उस मन की शांति के लिए संगीत की शिक्षा भी निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। देखिए, फिजिकल एजुकेशन दो प्रकार से आवश्यक है। एक तो आपका शरीर जो है स्वस्थ रहता है, हष्ट-पुष्ट रहता है, और दूसरा जो शारीरिक शिक्षा है उससे हमारा जो मानसिक संतुलन है वो भी बना रहता है। तो फिजिकल एजुकेशन की बात करिए। और उसके बाद में कहते हैं वोकेशनल विषय, यानी व्यावसायिक जो विषय है, व्यावसायिक विषयों का दिया जाना भी बहुत, यानी जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उन विषयों के आधार पर आप कल भविष्य में जाकर के उनके आधार पर व्यवसाय कर सके, रोजगार कर सके, रोजी रोटी कमा सके और अपना जीवन यापन कर सके। तो ये कुछ इस प्रकार से जब हमने शिक्षा की प्रक्रिया की बात करी और उसमें भी हमने जब पाठ्यक्रम की बात करी तो यथार्थवादियों ने पाठ्यक्रम में भाषा, भौतिक विज्ञान, आत्मविज्ञान, मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सबको हमने लिया है। और उसके बाद में हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं शिक्षण विधियां, यानी यथार्थवाद के अनुसार, रियलिज्म के अनुसार टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, टीचिंग किस प्रकार से कराया जाना चाहिए। आदर्शवाद जहां स्वाध्याय पर, आदर्शवाद में जहां गुरु को केंद्र में रखा गया है और गुरु ने जो व्याख्यान दे दिया उसको ही अंतिम सत्य मान लिया गया है, सर्वांगीण विकास के लिए गुरु केंद्र में है, वैसे ही यथार्थवाद में केंद्र में बालक को रखा गया है। और जब टीचिंग मेथोडोलॉजी की यानी शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने चर्चा की शैक्षिक भ्रमण। यदि आप बालक को कुछ पढ़ा रहे हैं सैद्धांतिक रूप से, तो उस सैद्धांतिक रूप से पढ़ाने में आपको शैक्षिक भ्रमण करवाना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम किसी उद्यान के बारे में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि हम नदी के बारे में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि हम किसी और खाद्यान्न के बारे में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि हम किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि हम विद्यालय में टीचर जो प्रशिक्षित अध्यापक है वो कैसे पढ़ा रहा है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है, किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है लेक्चर, किस तरह से उसका प्रसारण किया जा रहा है, ये तमाम चीजें हम पढ़ा रहे हैं। या कोर्ट में जो एडवोकेट है, वकील है, वो किस तरह से जिरह कर रहा है, इन किन्हीं भी चीजों को पढ़ा रहे हैं। तो इनके लिए शैक्षिक भ्रमण बहुत आवश्यक है। शैक्षिक भ्रमण से क्या होता है कि उस जगह पर, उस स्थान पर ले जाकर के शिक्षार्थी को यदि उस ज्ञान को बताया जाएगा तो वो उसका जो सैद्धांतिक ज्ञान है वो प्रैक्टिकल में भी, प्रयोगात्मक में भी परिवर्तित हो जाएगा और उसके माध्यम से आप जो है वो उस ज्ञान को ज्यादा आत्मसात कर पाओगे। दूसरा फिर आता है शैक्षिक यात्राएं, एजुकेशनल विजिट। एजुकेशनल विजिट में क्या होता है, शैक्षिक यात्राओं में ये होता है कि जब हम कोई अनुसंधान करते हैं, चाहे हम छोटा मोटा कोई भी अनुसंधान करें, तो उस अनुसंधान के लिए शैक्षिक यात्राएं की जाती है। यानी जिस राज्य, जिस क्षेत्र या जिस उद्योग या जिस व्यवसाय या जिस विद्यालय या जिस कॉलेज के लिए यदि हमें किसी भी प्रकार का अनुसंधान किया जाना है या उसके अनुसार विस्तृत जानकारी ली जाती है, तो शैक्षिक यात्राएं भी हमारी होना बहुत जरूरी है। शैक्षिक यात्राओं के बाद में आता है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में होता है एक्सपेरिमेंट मेथड, यानी जो कोई भी है वो प्रयोग करके देखे, किसी भी चीज का प्रयोग करके देखे कि वो प्रयोग
कितना सार्थक होता है। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जब मार्च में स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे और लगभग 13 मार्च से सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, और स्कूल कॉलेज बंद होने के बाद पहले लॉकडाउन 21 डेज का लगा, तो लोगों को लगा 21 दिन के बाद में स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, तो सब लोग घरों में आराम से बैठे थे और पढ़ाई को एक तरह से हमने बंदोबस्ते में रख दिया था। लेकिन 21 दिन के लॉकडाउन के बाद जब पुनः लॉकडाउन हुआ, और पुनः लॉकडाउन के बाद जो लोगों ने ये विचार किया, या फिर शैक्षिक संस्थाएं हैं वहां SOP आई और गवर्नमेंट के कुछ नीति नियम और निर्देश मिले, तो ये लगा कि नहीं, शिक्षा को हम ठंडे बस्ते में नहीं रख सकते, शिक्षा को, पुस्तकों को हम किताबों में भी बंद नहीं कर सकते, और पुस्तकों को अब हमें किस लाइन पे, ऑनलाइन मोड पे ले जाना है। जो ऑफलाइन जो कक्षा शिक्षण था, उस कक्षा शिक्षण को अब हम नई टेक्नोलॉजी, विज्ञान के अनुसार, तकनीक के अनुसार ऑनलाइन गूगल पे, जीमेट पे और आपकी जो दूसरे अनेक जो संसाधन और अनेक जो सॉफ्टवेयर है और अनेक जो प्रकार है, उससे अपने निवास स्थान पर बैठ करके अध्यापक उसे पढ़ाएगा और विद्यार्थी भी अपने निवास स्थान पर बैठ करके पढ़ेंगे। तो ये जो हम शैक्षिक, लेकिन जब तक हमारी कक्षा शिक्षण का वास्तविक नहीं होता, तो उस कक्षा शिक्षण के साथ साथ हमने जो ये वर्चुअल जोड़ा, जो ऑनलाइन मोड जोड़ा, ये शैक्षिक यात्राएं हैं। और शैक्षिक यात्राओं में जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जब कोई बड़ा अनुसंधान होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान, किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में, वहां पर उपस्थित होकर के कुछ दिनों का पूरा एजुकेशनल विजिट करके वहां की चीजों को जाना जाता है। और उसके बाद में मैं चर्चा करना चाहूंगी निरीक्षण एवं सर्वेक्षण की। निरीक्षण एवं सर्वेक्षण, यथार्थवादियों का मानना है कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसका नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से रहेगा, जब निरंतर आप निरीक्षण करेंगे और सर्वेक्षण करेंगे। यानी सारी चीजें हैं जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। तो ये इन कुछ मेथड्स पे उन्होंने बात करी है। अब यथार्थवाद में हमने जब मेथड्स की बात कर ली, प्रक्रिया की बात कर ली, तो प्रक्रिया के अंतर्गत एक चीज और आती है, और वो आती है कि विद्यालय का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। यथार्थवादी विद्यालय प्रबंधन में ऐसी व्यवस्था के समर्थक है जिसमें विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं तथा विशेषताओं के विकास को आधार बना ले और शिक्षा की व्यवस्था का दृष्टिकोण होना चाहिए। आदर्शवादी जो है वो स्कूल प्रशासन की जब बात करते हैं, विद्यालय प्रबंधन की बात करते हैं, तो उनके अनुसार ऐसी विद्यार्थियों में ऐसी योग्यता और विचारधारा होनी चाहिए जिसका विकास करके, और वो क्वेश्चनियर या फिर बाकी सारी चीजें हैं। कुल मिला के अगर मैं संक्षिप्त में कहना चाहूं तो अध्यापक का मतलब यह है कि अध्यापक को वो सारा ज्ञान उसको संग्रहित करके और उस ज्ञान को उन विद्यार्थियों के लेवल पर जाकर के बांटना चाहिए, उस दृष्टिकोण से कि ये हमारे एग्जामिनर है और ये हमें किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। विद्यालय में सह शिक्षा को स्थान दिए जाने एवं कम से कम कृत्रिम ना हो। यानी विद्यालय प्रबंधन की जब हम बात करेंगे तो विद्यालय में सह शिक्षा को स्थान दिया जाना चाहिए। प्राचीन काल में क्या होता था, महिलाओं के लिए अलग गुरुकुल थे, पुरुषों के लिए अलग गुरुकुल थे। अभी 20 साल पहले तक की, यदि 2 दशक पहले की बात करेंगे तो ये बहुत, लेकिन आज की तारीख में यथार्थवादी भी कहते हैं और वर्तमान में हो भी ऐसा ही रहा है कि विद्यालयों में सह शिक्षा है। और कम से कम जो है वो पहले भी आपने देखा है कि इसके अंतर्गत हमें कृत्रिमता जो है उसको कम से कम दिखाया जाना चाहिए। विद्यालय समाज का लघु रूप है और समाज का यथार्थ स्वरूप विद्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। विद्यालय जो है वो अपने आप में समाज, जो हमारी सामाजिक संरचना है, वो उसका एक लघु रूप है। उस लघु रूप में को यथार्थ स्वरूप में हम कहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, विद्यालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी जब विद्यार्थी विद्यालयों में जाएगा तो उसे विद्यालय का जो शिक्षक है, जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो आपके सीनियर विद्यार्थी हैं, यानी आपके वरिष्ठ और कनिष्ठ विद्यार्थी हैं, आपके सहयोगी हैं, सारे जितने भी लोग हैं, वो सारे मिलकर के एक संक्षिप्त छोटे समाज के रूप में हम उसको देख सकते हैं। और समाज का यथार्थ स्वरूप विद्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं आवश्यक है?
क्योंकि जो विद्यालय समाज का लघु रूप है और समाज में उसका यथार्थ रूप विद्यालय में प्रस्तुत किया जाना है, लेकिन समाज की जो आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय प्रबंधन की शिक्षा व्यवस्था कर सके, ये बहुत ही जरूरी है। यानी समाज की आवश्यकताओं में विद्यालय प्रबंधन, अब विद्यालय प्रबंधन में हर तरह का आ जाएगा, उनका फीस भी आ जाएगा, उनका समय सारणी भी आ जाएगा, उनका सिलेबस भी आ जाएगा, उनके अवकाश की अवधि भी आ जाएगी, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत समाहित की जाती है। फिर आता है स्कूल डिसिप्लिन, यानी विद्यालय का अनुशासन। विद्यालय के अनुशासन की जब हम बात करेंगे तो विद्यालय अनुशासन में यथार्थवादी विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। यानी यथार्थवाद में जो विद्यार्थी हैं उनका वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको विकसित करने का प्रयास रहता है, लेकिन उनकी भावनाओं तथा इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस बात पर विशेष बल दिया जाना है। यानी जब विद्यालय के अनुशासन की हम बात कर रहे हैं तो वहां हमारा ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण करो विद्यार्थियों का होना चाहिए, लेकिन बालकों की जो भावनाएं और इच्छाएं हैं उन पर नियंत्रण जरूरी है। क्यों नियंत्रण जरूरी है? क्योंकि उन पर नियंत्रण होने से ही वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकेंगे, इसलिए इस बात पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। कक्षा तथा विद्यालय में कर्तव्य पालन का वातावरण होना चाहिए। अनुशासन से ही विद्यार्थी में समायोजन की क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। अतः अनुशासन वह है जो संसार की कठिनाइयों से स्वयं को और परेशानियों का पलायन नहीं करे। यानी कक्षा तथा विद्यालय में कर्तव्य पालन का वातावरण होना चाहिए। अनुशासन कब रहेगा? जब कक्षा में और विद्यालय में जो शिक्षार्थी है वो अनुशासन कर्तव्य करे। यानी अनुशासन कब हो जाता है? दो चीजें होती है, एक होता है कर्तव्य और दूसरे होते हैं अधिकार। जब हम कर्तव्य का पालन करते हैं तब हम कभी भी अनुशासनहीन नहीं होते हैं। तो कक्षा में और विद्यालय में कर्तव्य पालन किया जाना आवश्यक है। अनुशासन से विद्यार्थी में समायोजन की क्षमता का विकास होता है। जो विद्यार्थी जितना ज्यादा अनुशासित होगा उसमें क्षमताओं का विकास उतना ही होगा। वो ज्यादा पढ़ पाएगा, ज्यादा लिख पाएगा, ज्यादा सीख पाएगा, उसको ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। और अनुशासित कौन है? अनुशासित वह है जो संसार की कठिनाइयों एवं स्वयं की परेशानियों से पलायन नहीं करे। जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आती है, विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती है, लेकिन हमें उनसे स्वयं को पलायन नहीं करना। यानी उन परेशानियों और कठिनाइयों में हतोत्साहित नहीं होना, उन परेशानियों और कठिनाइयों से भागना नहीं है, उन चुनौतियों का सामना करना है। कोविड-19 की आप बात कर लीजिए, आप और सारी बात कर लीजिए, जीवन निरंतर चलना आता है। तो कठिनाई हमारे सामने क्या हो गई? कक्ष में जो हम अध्यापन करते थे वो कहाँ आ गया? वो कक्षा का अध्यापन ऑनलाइन मोड पे आ गया। अब उस ऑनलाइन मोड पे अनेक समस्याएं आ रही है। आपका वाईफाई नहीं चल रहा, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आपका जो मोबाइल है, आपका टैब है, या फिर आपका लैपटॉप है, या आपका जो कंप्यूटर है वो चार्ज नहीं हुआ। अचानक लाइट चली गई, लाइट जाने से घर में अंधेरा हो गया। घर में बहुत सारे लोग हैं और आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे शोरगुल हो रहा है और उससे आप बाधित हो रहे हैं। इंटरनेट का कनेक्शन चला गया, दूसरे जो विद्यार्थी हैं वो आपको आमने सामने नहीं है और दूसरे विद्यार्थी जो हैं वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, या आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको अचानक आप किसी इस प्रकार के व्यवधान में फंस गए हैं कि वो एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैं, जो ऑनलाइन मोड के ऊपर जो क्लास हो रही है। अब इन कठिनाइयों से और इन परेशानियों से पलायन नहीं करना। जब हमारे सामने समस्या आती है तो समस्या के साथ साथ में हमारे पास में उसके विकल्प भी आते हैं, तो विकल्प का भी हमें ध्यान देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चर्चा में और अब हम बात कर लेते हैं कि यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षक की
भूमिका कैसी होनी चाहिए, यानी शिक्षक कैसा होना चाहिए, क्या किस भूमिका में शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक शिक्षण के साथ साथ निर्देशन पर भी ध्यान देने वाला होना चाहिए। यानी केवल ये नहीं है कि शिक्षक जो पाठ्यक्रम में सिलेबस में विषय सामग्री दी गई है उसको पढ़ा दे, इसके अलावा उसका कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यथार्थवादी मानते हैं कि शिक्षण के साथ साथ वो निर्देशन, गाइडेंस भी दे, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से यदि निर्देशन देने की आवश्यकता हो तो वो देने वाला होना चाहिए। जीवन की वास्तविकताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करे। अगर कोई भी इकाई या पाठ या विषय वस्तु पढ़ा रहा है तो उस विषय वस्तु को जीवन की वास्तविकता से जोड़ करके, उदाहरण दे करके उसको पढ़ाए। शिक्षक में शैक्षिक और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान की क्षमता होनी चाहिए। यानी शिक्षक ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई समस्या आ गई और वो पलायन कर गया। उसमें शैक्षिक के साथ साथ जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनके समाधान की, मान लीजिए 100 बच्चों की आपकी क्लास है, उसमें 2-4 बच्चे हैं जो नहीं पढ़ने देना चाह रहे हैं, वो व्यक्तिगत समस्या सामने आ रही है, उसका अनुशासन की समस्या है, प्रबंधन की समस्या है, होमवर्क की समस्या है, पाठ्यक्रम की समस्या है, उनका समायोजन करना आना चाहिए। शिक्षक में अपने विषय के प्रति आत्मविश्वास होना चाहिए। टीचर का जो विषय है उसके प्रति यानी उसका पूरा नॉलेज, उसका पूरा ज्ञान उसको होना चाहिए। विद्यार्थियों को परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। यानी जो भी उसके विद्यार्थी है उनको हार्डवर्क, कठोर परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला। और वो प्रोत्साहित करने वाला कब होगा? जब वो खुद प्रोत्साहित होगा अपने व्यवसाय से, अपने कार्य से। शिक्षा मूल्यों का निर्धारक शिक्षक होना चाहिए और विद्यार्थियों को क्रियाशील रखने वाला शिक्षक होना चाहिए। यानी कैसा शिक्षक होना चाहिए? ऐसा शिक्षक जो विद्यार्थियों को करके देखो, क्रियाशीलता पर, केवल सैद्धांतिक चीजें पढ़ ली, रट ली और परीक्षा में पास हो गए, ऐसा शिक्षक नहीं होना चाहिए। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो क्रियाशील रखे विद्यार्थियों को। अब अगर जब हमने शिक्षक की बात करती है तो यहाँ पे आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थियों की भूमिका की बात कर ली जाए। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया को बाल केंद्रित माना गया है और बाल केंद्रित जो हमारी शिक्षा है इसमें विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसका अपना एक अस्तित्व है और उस अस्तित्व के लिए बुद्धि के स्वरूप को अस्थायी समझा गया है। इसलिए शिक्षा के द्वारा बुद्धि का विकास किया जाना अपेक्षित है। विद्यार्थी तभी सीख सकता है जब वह सीखने के नियमों का पालन करे। तो विद्यार्थी की जब हम भूमिका की बात करते हैं और विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, ये जब हम यथार्थवाद, रियलिज्म के अनुसार बात करते हैं तो संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि सैद्धांतिक जो भी ज्ञान वो प्राप्त करता है उसे वो प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण करे और विश्लेषण करके संसार का जो यथार्थ है या संसार में जो यथार्थ वास्तविक परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में रह करके वो शिक्षा को ग्रहण करे और वो सारा जो किताबी ज्ञान है या वो जो सारा सैद्धांतिक ज्ञान है उस सैद्धांतिक ज्ञान को संसार की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसके साथ जोड़ करके देखे, समझे, सुने और आत्मसात करे। और इसके लिए 3 चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है। पहला है ज्ञान की शुद्धि, यानी ज्ञान की शुद्धि, ऐसा ज्ञान जो हमारे लिए उपयोगी है। देन उसके बाद में आता है ज्ञान की प्राप्ति, यानी ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए। ज्ञान की शुद्धि, पहले वो ज्ञान यानी उस विषय सामग्री का चयन जो शुद्धता से जो उपयोगी है। ज्ञान की प्राप्ति किन माध्यमों से की गई और किस प्रकार से की गई। और उसके बाद में आता है ज्ञान की उपयोगिता, यानी जो ज्ञान शुद्ध ज्ञान बालक ने प्राप्त किया, विद्यार्थी ने प्राप्त किया, उस ज्ञान की उपयोगिता वो अपने जीवन में, अपने लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, अपने संस्थान के लिए, अपने जो समाज है उसके लिए और अपने राष्ट्र के लिए किस प्रकार से करेगा, ये इसमें कहा गया है। तो इस प्रकार से जो आज का हमारा जो ये सत्र था, आज की ये जो व्याख्यान की श्रृंखला थी, उसमें हमने यथार्थवाद पर विस्तृत चर्चा करी और आशा करती हूँ कि आपने इसको आत्मसात किया होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।